हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। तीसरी कबल मसीह एक पुरतशद्दुद वक़्त था जो मुसलसल जंगों और हैरत अंगेज शख्सियात से भरा हुआ था। सिकंदर की फतूहात ने जानशीनियों के दरमियान मुसलसल जंग के दौर को रास्ता दिया और बढ़ती हुई रोमन सल्तनत ने जजीरा नुमा तालवी को मुत्तहिद करने के लिए फतूहात का सिलसिला जारी किया हुआ था। इस दौर में हिंदुस्तान में इनकलाबी तब्दीली भी आ रही थी। सिकंदर आज़म ने हिंदू कश के पहाड़ों को अबूर किया और पहली बार हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, लेकिन पोरस की मज़ाहमत ने सिकंदर को एक क्रूशल जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। ये जंग सिकंदर ने बहरहाल जीत ली, लेकिन तमाम हिंदुस्तान को फतह करने का ख्वाहिशमंद सिकंदर जब आगे बढ़ना चाहा तो उसकी फ़ौज ने बगावत कर दी और उसे बाबल वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया। आगे बढ़ने से इनकार की जुज़वी तौर पर वजह एक बड़ी हिंदुस्तानी बादशाहत की अफवाह थी, जिसके पास मशरिक में लातादाद फौजें थीं। ये नंदा सल्तनत थी, जिसके बारे में ये मशहूर था कि इसके पास 2.5 लाख फौज, घुड़सवार और जंगी हाथी थे। अगरचा वो पीछे हट गया था, लेकिन सिकंदर की फतूहात ने शुमाली हिंदुस्तान को गैर मुस्तहकम कर दिया था। ये वो हकीकत थी जो आने वाले वक़्त में एक अहम किरदार अदा करेगी। एक बार फिर जब तारीख ने अपना कफन गिराया तो हमने 320 कबल मसीह में देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य नामी शख्स ही फातिहा करार पाया। इस हिंदुस्तानी फातिहा की ओरिजिन वाजिया नहीं, लेकिन कुछ ज़राए बयान करते हैं कि वो एक शूद्र था, जबकि बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट में इसे मुअज़्ज़ज़ जंगजू ज़ात का रुकन करार देते हैं। वो गालबन सिकंदर की हैरत अंगेज़ फतूहात के बारे में जानता था और उसे कदीम जंगी हरबों और जोग्राफियाई सियासत में एक क्रैश कोर्स दिया गया था, जिसे वो अपनी सल्तनत को फतह करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इत्तेहादियों को जमा करने के बाद उसने इब्तदाई तौर पे नंदा सल्तनत के दारुल हुकूमत पर हमला किया, लेकिन चंद बार नाकाम रहा। फिर उसने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की और शुमाल मगरबी ज़मीनों को फतह कर लिया जो सिकंदर ने कमज़ोर कर दी थी, और इन खुशहाल इलाकों पर अपने कंट्रोल के बाद दारुल हुकूमत की सप्लाई बंद कर दी। इसके नतीजे में नंदा ख़ानदान का ज़वाल हुआ। इसने अपने दायराकार को वसी किया और सेलूकस के साथ इत्तेहाद किया, और मशहूर तौर पर इसे अमन और शादी में सेलूकस की बेटी का हाथ देने के बदले 500 जंगी हाथी तोहफे में दिए गए। चंद्रगुप्त के जानशीन बंदोसरा ने अपने वालिद की दानिशमंदाना मुल्की और खारजी पॉलिसियों, मसलन सेलूकस के साथ दोस्ती और उनकी मजहबी रवादारी को जारी रखा। बंदोसरा के 3 बेटे थे, जिनमें से दूसरा आज की इस वीडियो का मौजू है, अशोक, जिसका सबसे बड़ा भाई सोसीमा था और जिसका छोटा भाई तैसिया था। ऐसा लगता था जैसे इस मुस्तकबिल के मौर्याई शहंशाह को कभी तख्त विरासत में नहीं मिलेगा। फ़ौरन इसकी माँ एक आम औरत थी, जबकि वली अहद और पसंदीदा बच्चे सोसीमा की माँ एक शाही शहजादी थी। इसके बावजूद हिंदुस्तानी शहजादों को अक्सर दूर सूबों पर हुकूमत करने के लिए भेजा जाता था, और अशोक भी इससे कुछ मुख्तलिफ ना था। 18 साल की उम्र में नौजवान मौर्याई शहंशाह को बगावत को दबाने के लिए टेक्सला के कॉस्मोपोलिटेनियन मरकज़ में भेजा गया। ये काम उसने जल्द पूरा किया। टेक्सला एक इल्मी जगह थी जहाँ अक्सर मुख्तलिफ मज़ाहब में फ़िक्री मुबाहस होते थे। इसने अशोक की दुनिया के बारे में इल्म को बेहतर और उसकी ज़ात को रवादार और नफीस बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। इनकी अगली तकर्री अजीनी के अहम शहर में हुई। ये एक बहुत अहम स्टेशन था जो दारुल हुकूमत और साहिल को मिलाता था। इस नए स्टेशन में अशोक को एक ताजर की बेटी देवी से प्यार हो गया। दिलचस्प बात यह है कि वो गौतम बुद्ध के कबीले सकिया की रुकन थी। इससे अशोक के 2 बच्चे पैदा हुए, बेटा महेंद्र और उनकी बेटी सगुंतरा। इनकी ये पुरअमन जिंदगी
इस वक्त ख़त्म हो गई जब 274 कबल मसीह में शहनशाह बंदोसरा का इंतकाल हो गया। ख्याल ये किया जाता है कि अशोक और उसके भाइयों के दरमियान 4 साल खाना जंगी हुई। दारुल हुकूमत पर फैसला कुन और तेज़ी से कब्ज़ा करके, और चूँकि अपने वालिद के वज़रा की हमायत हासिल थी, अशोक ने अपने भाई पर फतह हासिल की और 270 कबल मसीह में शहनशाह का ताज पहन लिया। तख्त नशीन होने के बाद अशोक ने तोसी और फतह की पॉलिसी जारी रखी। जंग की इस मुस्तकिल पॉलिसी का वजह यह भी थी कि महसूलात मौर्याई सल्तनत की आमदनी का बुनियादी ज़रिया थे। एक बादशाह ने जितनी ज़्यादा ज़मीन फतह की, उसने उतना ही ज़्यादा टैक्स हासिल किया। ताहम ज़्यादा इंतज़ामी और फ़ौजी अखराजात भी ढेर होते गए, जिससे तशद्दुद का एक लामुतनाही चक्कर शुरू हो गया। चनाचे 262 कबल मसीह में मौर्याई फ़ौज ने कलंग की सल्तनत की तरफ मार्च किया। उनकी माजी की कामयाबियों ने उन्हें आसान फतह का यकीन दिलाया, लेकिन अशोक की फ़ौज को एक सख्त जुर्रतमंद दुश्मन का सामना था। कहा जाता है कि अशोक ने जंग इसलिए नहीं जीती कि कलंग ने हथियार डाल दिए, बल्कि इसलिए कि कत्ले-आम बहुत खौफनाक था। आखिरी जंग के बाद फातेह अशोक मैदान जंग में मुर्दा और मरते हुए दुश्मनों के दरमियान खड़ा था। ज़्यादातर बादशाह इस भयानक फतह पर खुश होते, लेकिन अशोक ने इस लम्हे खौफ और नदामत महसूस की। ये उसकी ज़िंदगी का अहम लम्हा था। ख्याल किया जाता है कि पकड़े जाने वालों में से 1 लाख अफराद मारे गए और 1.5 लाख कहत और बीमारी से हलाक हुए। इस तबाही के बराह रास्त नताइज से खौफज़दा होने से ज़्यादा अशोक को इस सानहे का भी शिद्दत से एहसास था जो पीछे रह जाने वालों पर पड़ा था। नौजवान बेटे अपने ख़ानदान, अपने प्यारों और अपनी गरीब माँओं को बेआसरा छोड़कर चले गए। ऐसा लगता था कि तालीम याफ्ता और हसास अशोक को जंग की असल कीमत का सही मायनों में अब अंदाज़ा हुआ। यहाँ तक कि अशोक ने अवामी तौर पर इस चीज़ का एतराफ़ किया जो इससे पहले किसी फातेह हुक्मरान ने नहीं किया था। ये वाज़े तौर पर वही शख्स नहीं था जिसने अपने भाई को नीस्तो नाबूद कर दिया था और खून से तख्त पर कब्जा किया था, बल्कि ये एक बदला हुआ शख्स था। आखिरकार उसने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और जंग की फजूलियत और सानहे पर सोचा। अशोक ने ये ऐलान कहा कि उसे दोबारा हथियार उठाने पर उकसाया ना जाए, और उसने अपनी ज़िंदगी और दौलत एक ऐसे मुआशरे की तामीर के लिए वक्फ कर दी जहां लोग नेकी और अच्छे इखलाकी तर्ज अमल के असूलों पर ज़िंदगी गुजार सकें। दिल की इस अचानक तब्दीली ने अशोक को रफ्ता रफ्ता गौतम बुद्ध की तालीमात की तरफ माइल किया, जिन्होंने 2 सदियाँ पहले अमन, अदम तशद्दुद और एहसान की इन्हीं इक़दार की तबलीग की थी। अशोक को चूँकि कम उम्री से ही बुद्ध मत का इल्म था और उनकी अहलिया बुद्ध की तालीमात की पैरोकार भी थी, इस वजह से वो तारीख़ का पहला बादशाह था जिसने बज़ाहिर इस इनकलाबी मज़हब को कबूल किया। मशहूर अफसानों की अक्कासी के बरक्स अशोक ने जंग के मैदान में दिल बदलने के फ़ौरन बाद ही बुद्ध मत कबूल नहीं किया, बल्कि सोच समझकर और अमली तौर पर इसका इंतखाब किया, जिससे इसे और उसकी राया की फलाह बहबूद दोनों को फ़ायदा पहुँचे। वो दीगर मज़ाहब की जानब रवादार था। एक चट्टान पर तराशे गए अपने एक फरमान में उसने कहा कि किसी को दूसरे मज़हब पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। उसने बुद्ध बख्शुओं के मातहत तालीम हासिल करना शुरू की। बुद्ध मत के तमाम मुक़द्दस मकामात पर अशोक ने अपने और शाही अहकामात चट्टानों पर तरशवाए। इन ऐलानात को सल्तनत के ओहदेदारों ने बाकायदगी से नाख्वानदा आबादी को पढ़कर सुनाया, और ये खुद अशोक के ज़ाती पैगामात मालूम होते थे जो वाज़े तौर पर उनके अपने अल्फाज में थे। इनको जब हम आज भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अशोक की आवाज़ हमसे 2500 साल बाद भी बात करती है। इसके ईमान में तब्दीली ने अशोक के बतौर बादशाह किरदार को भी तब्दील कर दिया। माजी में बहुत से बादशाहों की तरह मादी फ़ायदे की ख्वाहिश हासिल करने की बजाय उसने बच्चों और अगली नस्ल की फलाह बहबूद के इक़दामात किए। इस तमाम तर्क परहेज़गारी और एहसान के बावजूद
یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اشوک سب سے بڑھ کر ایک شہنشاہ تھا، نہ کہ مذہبی استاد یا فلسفی۔ اس کا فرض تھا کہ وہ سلطنت چلائے، اور یہ ایسا کام نہیں تھا جس کی وجہ سے پرامن نتائج ہی برآمد ہوں۔ ایک سنگین خطرہ تھا کہ ایک بار اشوک کی امن پسندی کا اعلان ہو جائے تو صوبے بغاوت کر دیں گے اور پڑوسی بادشاہ موریائی قیادت میں کمزوری کو بھانپتے ہوئے حملہ کر دیں گے۔ اس لیے اشوک نے جارحانہ فتح ترک کرتے ہوئے صرف سختی سے اپنی سلطنت کا دفاع کیا۔ ہر بغاوت کو اب بھی بے دردی سے کچلا جائے گا اور کسی بھی غیر ملکی حملہ آور کو تباہ کن فوجی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حقیقت اس نے واضح کر دی کہ اپنی رایا کے نزدیک وہ تقریباً سخت باپ جیسی شخصیت اور کیئر کرنے والا بھی رہا، لیکن ضرورت پڑنے پر سخت سزا دینے کو بھی تیار رہا۔ اگرچہ اس کی نگاہیں اپنے لوگوں سے درخواست کرتی نظر آتی تھیں کہ وہ اسے یہ سزائیں دینے پر مجبور نہ کرے۔ مثال کے طور پر آدی واسیوں کو بتایا گیا کہ نرم طبیعت کے باوجود اشوک اب بھی ضرورت پڑنے پر ان کی ناانصافیوں کی سزا دینے کی طاقت اور مرضی رکھتا ہے، اس لیے انہیں اپنے غلط کاموں پر شرمندہ ہونا چاہیے تاکہ وہ مارے نہ جائیں۔ مجموعی طور پر مورخ A.L. باشم نے کہا کہ اگرچہ اشوک بظاہر تھوڑا سا سادہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اب بھی ناقابل تسخیر، مضبوط ارادہ اور غیرت مند تھا۔ اشوک نے اپنے رایا کے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے بھی سخت محنت کی۔ وہ شہنشاہ جو پہلے شکار سے لطف اندوز ہوتا اور زبردست تلوار چلاتا تھا، اب مقدس زیارات کے دوروں پر جاتا تھا، جس کے دوران وہ مقدس مقامات کا دورہ کرتا اور اپنی رایا سے بھی ملاقات کرتا۔ وہ اکثر مقامی لوگوں سے بات کرتا تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ خوش ہیں۔ اس طرح وہ پہلا ہندوستانی بادشاہ تھا جو صرف ٹیکس محصول کرنے کی بجائے غریبوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتا تھا۔ جیسا کہ اس نے کہا، بہترین فتح حق کی فتح ہے، نہ کہ طاقت کی۔ وہ اقدار جو وہ پھیلانے کی کوشش کرتا تھا وہ اشوک دھرم سے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اصلاح تھی جو بنیادی طور پر اس خاص تناظر میں اچھے طرز عمل کے اصولوں پر مبنی تھی۔ مثال کے طور پر اشوک کی خواہش تھی کہ لوگ والدین اور اساتذہ کے تابع رہے، رشتہ داروں، نوکروں، دوستوں اور غریبوں کے ساتھ مناسب برتاؤ کریں، اور بوڑھے اور کمزور لوگوں کے ساتھ شفقت اور فیاضی سے پیش آئیں۔ تمام زندہ مخلوق کے ساتھ عدم تشدد، چاہے وہ انسان ہوں، پرندے ہوں یا جانور، پر عمل کیا جائے۔ خاص طور پر اس کے ایک فرمان نے اس بارے میں تفصیل سے بتایا کہ اب شاہی باورچی خانے کھانے کے لیے جانوروں کی وسیع مقدار کو ذبح نہیں کریں۔ اس نے حکم دیا کہ دھوپ اور بارشوں سے پناہ کے لیے سڑکوں کے کنارے سایہ دار درخت لگائے جائیں، خوراک کی فراہمی کے لیے آم کے باغات لگائے جائیں، اور مسافر کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی جگہیں کھودی جائیں۔ 249 قبل مسیح میں مہندر نے اشوک کے مداح اور بدھ مت کے اصولوں کے بارے میں مزید جاننے کے خواہش مند راجا کی دعوت پر سری لنکا کا سفر کیا۔ اس کا یہ مشن اتنا کامیاب رہا کہ رفتہ رفتہ یہ بدھ مت کا ملک بن گیا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اشوک اعظم کی وراثت ہی ایسی تھی۔ جب 232 قبل مسیح میں اشوک کا انتقال ہوا تو اس کی عمر 72 سال تھی، اور اس نے 38 شاندار سال حکومت کی تھی۔ اشوک نے دانش مندی، کارکردگی اور سب سے اہم بات ہمدردی کے ساتھ بنائی گئی ہندوستانی تاریخ کی سب سے بڑی مقامی سلطنت پر حکومت قائم کی تھی۔ 21ویں صدی میں بدھ مت ایک عالمی مذہب ہے کیونکہ اسے دنیا میں پھیلانے کا پہلے اقدامات اشوک نے خود کیے تھے۔ رفتہ رفتہ اشوک کی موت کے بعد صدیوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ تبت، چین اور جاپان تک شاہراہ ریشم کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ مصنف H.G. ویلز نے لکھا ہے کہ اشوک ہزاروں دیگر بادشاہوں اور عظمتوں کے درمیان آج تک ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ And don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.